जी सुशांत भाई। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर के हाँ असीम सुशांत हाँ कृपा भाई। से अल्कोहलिक्स एनोनिमस भाई। के 12 स्टेप प्रोग्राम की वजह से आज सवेरे से शराब के पहले गुट से दूर हूँ। हाय दोस्तों, पायनियर ग्रुप का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से एक बार उनके ग्रुप पे मेरा अनुभव साझा करने के लिए बुलाया। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चौथा और पांचवा कदम, जो कि सुगत भाई ने मेरे को कॉल किया अभी 7 बजे, और पूरा दिन मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि अभी कुछ काम ही नहीं रहता। वैसे शाम को मैं तो काम से छूटता हूँ 6 बजे। आज फिजिकल मीटिंग था तो 7 से 8:30 बजे तक वो किया और 9:30 बजे जुड़ गए अपने मीटिंग को। तो फाइनल ग्रुप के चौथा और पांचवा कदम, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, जो कि बहुत ही अहम है मेरे जैसे शराबी के लिए। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ तो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर मुझे शराबी नाम की बीमारी लग चुकी है तो 2017 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। मैं क्या चौथा पांचवा कदम करने के लिए या 12 कदम करने के लिए आया ही नहीं था यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे जो लाइफ मेरा स्ट्रगल चल रहा था वो शराब की वजह से, वो शराब रुकना मांगता है, बस इतना मेरा बस एक रिक्वेस्ट था या भगवान से प्रार्थना था। तो मैंने ए का मीटिंग ज्वाइन कर दिया 2017 से, और उस दिन के बाद आज तक शराब नहीं पिया हूँ। अभी 8.5 साल हो गया अभी मुझे। लेकिन शुरुआत का जो पीरियड था ना, मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, ये अनुभव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चौथा कदम लेने का तो है, मगर कैसे लो, ये सवाल मेरे दिमाग में थे। उसके बाद अलग अलग अफवाह मेरे जहन में थी चौथे और पांचवे कदम को लेकर। तो वो इसके बारे में थोड़ा सा मैं अनुभव साझा करूंगा, फिर वो चौथा कदम में क्या कैसे मैंने किया और पांचवा कदम कैसे पता है, इतना शेयर करूंगा दोस्तों। मैं जैसे कि मैंने बोला कि 8 साढ़े 8 साल हो गए ये में आके, और 7 साल हुए मुझे 12 कदम लिए हो। मतलब अभी 7 साल पूरे हो गए जो कि मैंने 12 कदम लिए। ये 12 कदम मैंने सिर्फ और सिर्फ 20-21 दिन में लिए, मेरे स्पॉन्सर के थ्रू। अभी ये स्पॉन्सर मिलने से पहले, ये चौथा पांचवा कदम करने से पहले, ये प्रोग्राम की तरफ मुड़ने से पहले, मैं सिर्फ और सिर्फ मीटिंग कर रहा था। हमारा संडे और वेडनेसडे को मीटिंग रहता है लोनावाला में, तो वो मीटिंग में फिजिकल मीटिंग था तो अटेंड करता था, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, अच्छा फील कर रहा था। शराब तो रुक गया था एक साइड में, और जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में मैंने क्रिएट करके रखे थे, जैसे कि घर में वाइफ ने मेरे निकाल दिया था घर से, तो उसने बुलाया। उसके बाद मुझे लगा चमत्कार हो गया, अभी चमत्कार होना चालू हो गया ये में आया तो। फिर नौकरी चला गया था तो नौकरी मिल गया, पैसा मिलने लग गया, तो मुझे लगा चमत्कार हो रहा है भाई, यही यही रिकवरी है मेरा शायद। फिर उसके बाद मुझसे जो लोग दूर भागते थे वो लोग, उनके साथ कांटेक्ट अच्छा बनने लग गया, तो मुझे लगा भाई चमत्कार हो गया। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, एक हल्का सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, और मुझे लग गया भाई ये चमत्कार ही हो गया, मेरे अंदर कुछ तो बदलाव हो रहा है। और मेरे बाहर से भी बदलाव हो रहा है, मेरे अंदर तो कम लेकिन बाहर से ही ज्यादा बदलाव हो रहा है, क्योंकि तबियत अच्छा हो गया, मेरा बॉडी जो वीकनेस था वो दूर हो गया, तो बॉडी अच्छा बनने लग गया। फिर उसके बाद पैसा कमाने लग गया, मीटिंग्स करने लग गया, ओल्ड टाइमर से बात करता था, डिस्कशन करता था, न्यू कमर को जैसे अभी अपने भाई ने अभी को शेयर किया 12वां कदम, तो मैं वो 12वां कदम करता था। मतलब दूसरों को 12 स्टेप कॉल करना, ए का मैसेज देना। तो मुझे क्या लगता था कि एक्चुअल में मैं प्रोग्राम पे हूँ, ऐसे ही इसको ही प्रोग्राम बोलते हैं शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। और ये प्रोग्राम ऐसे ही मैं ना मरते दम तक ऐसे ही मुझे फॉलो करना है। बस सुबह उठना है, नहाना धोना है, काम पे जाना है,
बुधवार को अगर रहेगा, संडे को रहेगा, तो शाम को 7 बजे मीटिंग का चाबी लेके वो जो भी है वो बैग लेके वो मीटिंग रूम खोलना है और मीटिंग कंडक्ट करना है। मेंबर्स लोगों को शेयरिंग देना है, उसके बाद बिजनेस मीटिंग करना है, फिर उसके बाद घर पे आना है, खाना खाना है, सो जाना है, सवेरे उठ के फिर से काम पे जाना है। तो ये रूटीन है मेरा। 1 साल तक चला। अच्छा, 1 साल का टोकन मैंने लिया और मुझे ऐसे लगने लगे भाई यार, ये जो प्रोग्राम है ये मैं कैसे ले रहा हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस का। क्योंकि कोई कोई मैं शेयरिंग सुनता था ना, जो द गुड ओल्ड टाइमर्स जिनको बोलते हैं हम लोग, वो लोग बोलते थे एक्चुअल प्रोग्राम बिग बुक में है, और कोई बोलता था यार प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इच्छा है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। तुम मैं इसमें फंसा हुआ था। तो अभी उनको भी दोष नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरा मन का बात है ये। मुझे लेना है कि नहीं लेना है वो मेरा डिसीजन है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार प्रोग्राम अभी ले, तू 12 स्टेप का प्रोग्राम ले, वो चौथा पायरी कर, 5वां पायरी कर। लेकिन मैं ना उसके बारे में दूर दूर तक मैं सोचता ही नहीं था, क्योंकि यार मेरे दिमाग में एक ही चलता था, साले यार क्यों मेरा सब जन्म कुंडली किसी को मैं बताऊं। जो चल रहा है वो चलने दो यार। मीटिंग कर रहा हूँ ना, बस हो गए। शराब से दूर है, बस हो गया। अभी जरूरत क्या है ये प्रोग्राम, ये वो, ये सब वो पढ़े लिखे लोगों का काम है यार। मैं 12वीं फेल आदमी यार क्या करेंगे वो प्रोग्राम एग्जाम लेके। कोई बोलेंगे तो साला ये खुद को वो शाड़ा समझने लग गया। तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी मेरे जहन में वो टाइम पे। और ऐसे करते 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 1 साल कैसे तो हो गया। मुझे 6 या 7 महीना हो गया था शराब से दूर रह के मीटिंग कर रहा था। और एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था यार सुशांत वो प्रोग्राम ले तू। तो मैं ऐसे ही बोला यार क्या है यार, इसको कुछ काम धंधा नहीं, मेरे को बता रहे प्रोग्राम ले, क्या है जरूरत है। ये तो प्रोग्राम ही तो ले रहा हूँ मैं अभी। मीटिंग लेना मतलब प्रोग्राम पे लेना, ये बस यही प्रोग्राम है मेरा, यही कहा। तो दोस्तों मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, जब मेरा 1 साल का टोकन हुआ। फिर उसके बाद जो है ना, रियल एक्चुअल जो मेरा बिहेवियर है वो बाहर आने लग गया। जैसे कि किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा होना, किसी भी चीज को लेकर मन ही मन में डर जाना, खुद के प्रति ईगो बढ़ जाना, लोगों के प्रति एक डोमिनेट करना उनको। यार क्या है यार, कैसे कैसे लोग मेरी जिंदगी में भरे पड़े सर। तो डोमिनेट करना लोगों को, और खुद का जो है ना सेल्फ सेंटरनेस, इसको बोलते हैं ना, एक आत्म केंद्रितपना, मराठी में उसको बोलते हैं। तो वो मैं किधर न किधर तो मेरे भीतर से चढ़ रहा था ये सब। मुझे गुस्सा आ जाता था, तुरंत गुस्सा आ जाता था। मैं मीटिंग कर रहा था, मीटिंग चालू है मेरा, लेकिन उस गुस्से का क्या करूं जो मेरे भीतर पनप रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुझे गुस्सा आता था लोगों के बात करने के ढंग का, या मेरे प्रति उनके अप्रोच का। मेरी वाइफ के साथ कभी कभी झगड़े हो जाते थे, और मीटिंग में तो बोलता था मैं, अरे आज सुखी समाधानी जीवन जगत है। लेकिन भीतर ही भीतर किधर तो लग रहा था साला तू अभी गाली दे के आया वाइफ को, और मीटिंग में बोल रहा है कि सुखी समाधानी जीवन जगत है। ये डुअल पर्सनैलिटी मेरा तैयार होने लग गया। मतलब मेरे खाने के दाद अलग और दादी खाने के अलग थे लोगों को। मैं मीटिंग में कुछ अलग ही चेहरा लेके घूम रहा था, काम पे अलग चेहरा रहता था, घर में कुछ अलग ही रहता था, और दोस्तों में या समाज में कुछ अलग ही चेहरा लेके घूमता था। ये सब मेरा है ना वो खेल चल रहा था। और उसी बीच में मेरे भीतर जो एक बहुत बड़ी खाई तैयार हुई थी, वो क्या बोलते उसको, बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हुआ था, उसको मैं भर नहीं पा रहा था। कुछ तो खालीपन महसूस हो रहा था। मैं ऊपर से तो लोगों को सही लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो चल रहा था वो मुझे ही मालूम नहीं था वो क्या चल रहा था। अभी इस सवाल का जवाब मैं मीटिंग में ढूंढने का भी ट्राई किया। जैसे कि स्पीकर मीटिंग बुलाते हैं, स्पीकर को बुलाते हैं तो उनको पूछता था, अरे
डर लगा तो क्या करने का, गुस्सा हुआ तो क्या करने का, सेक्स का फीलिंग आया तो क्या करने का, मेरा तो बहुत इच्छा हो रहा है अभी बाहर किधर तो अफेयर करूं, ये सब, ये फीलिंग को कैसा कंट्रोल करूं मैं, ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी क्या है कि जब मैं शराब पी रहा था तब भी ये फीलिंग मेरे साथ ही था। शराब क्या करता था, ये फीलिंग को दबाए रखता था, या तो उसको है ना उतनी देर के लिए शांत कर देता था। जैसे कि मैं गुस्सा हो गया, जाके मैं ठेके पे बैठ जाता था, एक दो क्वार्टर लगाता था और वो गुस्सा प्यार में बदल जाता था। मुझे डर लग गया किसी भी चीज का तो मैं एक दो क्वार्टर पी लेता था और वो भावना जो है वो उतनी देर के लिए शांत हो जाती थी। ए में आया 2017 में, जैसे कि मैंने बोला, और ए में आने के बाद ये भावनाएं जो है मेरे भीतर जो पनप रही थी वो आहिस्ते आहिस्ते उभर कर आ गई। अभी डर भी लगने लग गया, गुस्सा भी होता था, तो सेक्स करने की बाहर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको बोलते हैं, उसका भी मुझे बहुत चाव हो रहा था मेरे जहन में। तो अब इन भावनाओं का क्या करूं, इसको कंट्रोल में कैसे लाऊं, ये बातें मैं किसी को बता भी नहीं सकता था और वो सहन भी नहीं हो रही थी मुझे। अभी ये सब खेल चल रहा था वो मेरे भीतर चल रहा था। प्रॉब्लम ये है कि मेरी भावनाएं जो है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर मैं ज्यादा गुस्सा हो गया तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो यही का मीटिंग कर रहा और गुस्सा हो गया। डर लगने लग जाता था कभी कभी, तो ऐसा लगता था अरे लोग क्या सोचेंगे, साला शराब पी रहा था तभी डरा हुआ रहता था, अभी शराब नहीं पी रहा है तो भी डरा हुआ है। मुझे अट्रैक्शन होता था बाहर की औरतों से, तो यार मुझे लगता था कि ए के मेंबर लोगों को अगर पता चल गया तो मेरे मेरी इज्जत क्या रहेंगी इन लोगों के बीच में, ये तो मुझे रिग्रेट करेंगे या मुझे डोमिनेट करेंगे या मुझे यार क्या है यार, कैसा आदमी है साला, ये सुधरेगा नहीं कभी। ये सब खेल मेरे भीतर चल रहा था। ये 1 साल का टोकन लिया, उसके पहले से चालू था ये खेल, तो 1.5 साल तक ये चल, मतलब 1.5 साल की सोबराइटी में मैंने शुरुआत के दिन बहुत अच्छे से बिताए, नो डाउट बहुत अच्छे गए, वो पिंक क्लाउड वगैरह जो बोलते हैं ना, यहाँ पे शब्द है अलग अलग, तो मैं उस टाइप का जिया जिंदगी ए में स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे मुझे एक बात पता चल गई कि भाई सिर्फ और सिर्फ मैं दिखावा करके कोई मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं झूठी शान और शौकत में बहुत जिया ए में आने से पहले, और ए में आने के बाद भी वही करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कम से कम समय में ए में बहुत फेमस होना था, ये मेरा खुद का विचार था, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी फीलिंग्स भावनाएं मुझे है ना कंट्रोल में मैं रख नहीं पा रहा था, और इसी वजह से मैं बेचैनियत, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि का शिकार होता चला गया। मैं हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और हमेशा असंतुष्ट रहता था, और इसी कारण मुझे 1.5 साल के बाद फिर से शराब पीने की इच्छा निर्माण हो गई मेरे दिमाग में। अब क्या करूं, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर चुका हूं मैं, ए में आने से पहले भी ट्राई किया है और ए में आने के बाद अभी ट्राई कर चुका हूं। अभी क्या बाकी है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो फिर से वही ओल्ड टाइमर जो मुझे 5-6 महीने में बोला था कि तू प्रोग्राम ले ले, प्रोग्राम ले ले, तो इसके प्रोग्राम ले ले, चौथा पांचवा पायरी कर और इसमें से निकल बाहर, तू नहीं तो वाट लग जाएगी तेरे। और सच में मेरी 1.5 साल को, क्योंकि वो लोग जानते हैं यार, इतने साल उन लोगों ने ये में बिताए, उनको मालूम है कि साला ये इसका अभी चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये डिप्रेशन में जा रहा है और ये जाके शराब ही पिएगा, ये उनको तो मालूम था, लेकिन मुझे ही नहीं पता चल रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, और इसके ऊपर मैं मतलब इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं, ये ने मुझे क्या रास्ता कुछ दिया है कि नहीं दिया है इसके आगे। तो वही ओल्ड टाइमर जिसने मुझे बोला था तो प्रोग्राम ले ले, वही फिर से मेरे सामने आ गया 1.5 साल के बाद, और मुझे बोला कि अरे सुशांत क्या यार तेरे मुंह पे तो 12 बज गए। तो मुझे
एहसास हो गया उसी पल कि भाई मैं ऐसे नहीं था। मैं बहुत खुश था ए में आने के बाद स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, लेकिन मेरी वो खुशी मुझसे कैसे छिन गई वही नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मेरे भीतर जो पनप रहा राक्षस है ना, मुझे वो शांति से बैठने नहीं देता है। और उसी कारण मुझे फिर से ऑब्सेशन आने लग गए 1.5 साल के बाद। और वो मुझे बोला उस दिन, बोला कि देख भाई, अगर तू यही खेल खेलते रहेगा ना तो ए में ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तू लॉन्ग सोबराइटी तू पकड़ी मत तेरी, क्योंकि तू आज नहीं तो कल शराब भी पिएगा। तो मैं बोला भाई यार, वो इलाज क्या है वो बता, मुझे प्रॉब्लम तो पता है यार भाई, मैं भीतर से टूट चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में गया हूँ, मेरे मुंह पे 12 बज चुके हैं, मुझे ए में आके 1.5 साल हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें से बाहर कैसे निकलना है ये मुझे अभी तो बता। तो वो तो बोला मुझे, मैंने तो बताया था भाई तुझे। मैं बोला क्या बताया था तूने? तो बोला चौथा पांचवा कदम कर, 12 कदम कर, स्पॉन्सर ले। ये तो मैंने उसी टाइम पे बोला। मैं बोला यार फिर से वही गाड़ी अटक गई इधर इसकी। मेरा वही प्रॉब्लम था कि मुझे वो चौथा और पांचवा कदम नहीं करना था, और मुझे ना ज्यादा साल तक सोबर भी रहना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मतलब, हाँ सॉरी सॉरी, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। आ रही है सुनो, आ रही है सॉरी, कॉल आया था, आ रही है। सॉरी। तो मुझे जो है ना, मुझे वो चौथा पांचवा कदम नहीं करना था, क्योंकि उसमें मेरे बैक ऑफ द माइंड कुछ अलग ही कचरा भरा हुआ था। मुझे लगता था कि मुझे लगता था कि है ना, चौथा कदम मैं लिखूंगा भी तो क्या लिखूंगा, मुझे मेरी स्टोरी लिखनी है, या मुझे कुछ सवाल लिखने हैं जिसके जवाब मुझे ढूंढने हैं और वो लिखने हैं सवाल जवाब। पहला कदम पे 120 सवाल, दूसरे कदम पे 150 सवाल, ऐसा कुछ लिखना है। या मेरी लाइफ स्टोरी लिखनी है, 10-10, 20-20 पन्ना। अरे इतना पढ़ाई तो मैंने स्कूल में भी नहीं की है, तो मुझे कैसे लिखना है ये पहले मेरे दिमाग में था। दूसरी बात और एक इम्पोर्टेंट चीज वो ये थी, अगर बाई चांस मैंने लिख भी दिया, चलो लिख भी दिया, जो भी है फलाना ढिमका कुछ भी लिखा, चलो, अरे ये बताओ किसको? साला मुझे मेरी वाइफ के ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी माँ के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं कौन से दूसरे शराबी के ऊपर कैसे विश्वास रखूं? और ये सब स्टोरी वो कैसे सुनेगा? क्योंकि ऐसे बहुत से अनुभव थे जिसको मैं दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता था। ये मेरा स्टोरी सुनेगा कौन? अगर उसको मैंने बता भी दिया तो वो क्या सोचेगा? अरे यार ये तो बहुत गिरा हुआ इंसान है। और इसी कारण मैं ना डिले कर रहा था चौथा और पांचवा कदम के लिए, क्योंकि मेरे जहन में यही चल रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसको मेरा है ना पर्सनल बात नहीं बताऊंगा। और उसी कारण मेरी गाड़ी अटक गई, क्योंकि बिग बुक में लिखा हुआ है कि अगर मुझे लंबे समय के लिए जॉय और हैप्पी लाइफ जीनी है ए में बिना शराब पिए, तो मुझे भीतर का अंदर का कचरा मुझे साफ करना ही है। उसको मराठी में एक वर्ड है लिखा हुआ है कि गृह सफाई, गृह शुद्धि। हाँ, ये मराठी में वर्ड है, बिग बुक में लिखा है गृह शुद्धि, घर की साफ सफाई। मेरे भीतर इतना कचरा पड़ा है और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मुझे हल्का फील हो जाए। अरे कैसे होगा? कचरे की गाड़ी लेके घूम रहा है मैं। 1.5 साल तक तो वही किया। ए में आने के बाद सब गंदगी भरी पड़ी थी। जो पिछले जिंदगी में जो भी लफड़ा किया, मैटर किया, जो भी झोल झपाटे किए हैं, जो भी कांड किए हुए,
वो तो ए में आया तो क्या वो थोड़ी मैं भूल गया। मैं ए में आने के बाद वो तो और मुझे सताने लग गए थे। अब वो कौन सी चीजें थी जो मुझे सता रही थी या मुझे तंग कर रही थी? तो सबसे पहला था मेरा गुस्सा। मैं किन किन लोगों के ऊपर गुस्सा हूँ, वो लोग मेरे सामने आते थे और मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मीटिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे दिमाग में बैठ चुका है, अगर वो सामने से आ जाए और वो कुछ बोले या नहीं भी बोले, तो मुझे वो पुराने दिन में फ्लैशबैक में पूरा जाता था मैं। इसीलिए बिग बुक में सबसे पहले कौन सा अ, मुझे लिस्ट तैयार करना है, तो वो है रिजाइनमेंट। रिजाइनमेंट मैं रिप्ले का बटन जैसे दबता है ना, वही वही कैसेट बजाता हूँ। सेम मैं भी है ना रिजाइनमेंट में ही चला गया था। नॉर्मल लोगों का आता है वो है गुस्सा, और मेरे जैसे शराबी के आता है तो वो है खुन्नस। गुस्से का अपग्रेड वर्जन है वो। मैं इतना रिजाइनमेंट में रहता था कि सामने वाले अगर मेरे दिमाग में है, चाहे वो मेरे घर के लोग रहे, चाहे बाहर के रहे, चाहे काम के रहे, या ए के कोई मेंबर भी रहे, अगर वो मेरे दिमाग में बैठ गए ना भाई, वो टिक 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 घड़ी बजती रहती थी। रात रात भर में जाग के ना उस बंदे के बारे में सोचता था। और इतना सवेरे उठने के बाद सर पूरा पकड़ लेता था कि सोचता था अरे यार, अभी तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ तो भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं थका हुआ क्यों लग रहा हूँ, मुझे हल्का क्यों नहीं महसूस होता है। क्यों नहीं महसूस होता है, उसका रीजन ही वही है कि लोगों के प्रति गुस्सा। ये सबसे पहला ऑफेंडर मेरे जैसे शराबी का। सबसे पहला शत्रु कौन रहेगा मेरा, तो वो है मेरा खुद का अपना गुस्सा, रिजाइनमेंट। इसीलिए सबसे पहले मैंने जो चार्ट बनाया वो था रिजाइनमेंट पार्ट 1। जो जो लोग बचपन से लेकर आज तक मेरे दिमाग में थे, जिनके वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुए, जिनकी वजह से मेरा जीना दुश्वार हुआ, जिनके वजह से मैं प्रॉब्लम में आया, उन सभी के नाम मैंने उस लिस्ट में लिख दिए। किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि यही वो लोग थे उनके वजह से मेरी जिंदगी झंड पड़ी थी। मैं बोला साला इनको अभी मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज है। ऐसे सब लोग सब आ गए। मेरी वाइफ थी, मेरी माँ थी, मेरी लड़की भी थी, तो उसके बाद मेरा बॉस था, उसके बाद मेरे दोस्त लोग थे, बचपन में मेरे स्कूल के टीचर भी थे उसमें। सोचो कितना पुराना मेरा गुस्सा रहेगा। वो गुस्से को मुझे लगा मैं भूल गया, लेकिन जब मैंने वो लिस्ट तैयार करने के लिए बैठा तो सब नाम आ गए, जिनके वजह से मेरी लाइफ में उथल पुथल हुई थी। अब ये लिस्ट मैंने तैयार कर दी, उसके बाद उसका रीजन लिखा मैंने, क्यों गुस्सा हूं उन लोगों के ऊपर। ये चौथा कदम मेरा चालू हुआ था। तो मैं क्यों गुस्सा था उनके ऊपर, हर एक के आगे मैंने रीजन लिखा। जैसे कि वाइफ है, वाइफ का नाम लिखा और दूसरे इसमें कॉलम में लिख दिया कि वो मुझे बदनाम करती है, वो मुझे शराब पीने के लिए नहीं छोड़ती थी, वो 4 औरतों में जाके है ना मेरी बदनामी करती थी, और मुझे हमेशा है ना नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ये सब रीजन आ गए उसमें, एक दो वाक्य में लिखा मैंने यार। कुछ इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है वो। ऑलरेडी चार्ट है, बिग बुक के माध्यम से बनाए हुए हैं। इसके लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था मुझे चौथा कदम मतलब बहुत यार, बहुत कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, खाली कॉन्सेंट्रेट किया उस चार्ट को, जो चार्ट मेरे सामने आया। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने नाम लिखा, उसके बाद मैंने रीजन लिखा, कारण लिखा मैं क्यों गुस्सा हूँ, और उसके बाद मुझे किन किन अंगों से मुझे परेशानी हो गई। जैसे कि मैं मेरा घमंड चूर चूर हो गया, उसके बाद मैं डर गया था, उसके बाद सेक्स लाइफ के ऊपर कुछ परिणाम हुआ क्या, उसके बाद उसके और मेरे रिलेशन कैसे हो गए, अच्छे थे या बुरे थे। तो ये सब मैंने टिक मार्क कर दिया, यस और नो में।
ठीक है। ये होने के बाद जो है, ये पूरे चार्ट भरने के बाद मैंने मेरे स्पॉन्सर को तुरंत बताया, क्योंकि मैंने इसी प्रकार से प्रोग्राम लिया, चौथा और पांचवा भाई। मैंने सेम टाइम मैंने चौथा लिखा इधर और पांचवा बताया वापस से। जो लिखता था वही मैं बताता था। ऐसे करते करते मैं जैसे गया ना, इसलिए बहुत आसान लगने लग गया वो काम। तो जैसे ही मैं उनको है ना, मेरे स्पॉन्सर को मैंने नाम बताना चालू कर दिया, उनके नाम बताना चालू किया, उसके बाद रीजन बताना चालू किया, और किन किन अंगों से मुझे परेशानी हो गई, मेरी लाइफ में कैसे उथल पुथल हो गई, वो सब मैं जैसे जैसे उसको शेयर कर रहा था, वैसे वैसे दोस्तों मुझे हल्कापन महसूस होने लग गया था। उसी वक्त उसी वक्त से, ऐसा भी नहीं उसको बताया फिर 2-3 घंटे के बाद वो फीलिंग चालू हुआ, नहीं। जैसे कि मैं क्वार्टर लगाने के बाद, मैं तो कच्चा ही दारू पीता था ए में आने से पहले। तो मैं जैसे ही पीता था तुरंत मेरे को 5 मिनट में मेरे को चढ़ जाती थी दारू। वैसे ही मैंने जैसे चौथा कदम लिखा और उसको बताना चालू कर दिया, वैसे मैं अंदर का कचरा बाहर फेंक रहा था, वैसे वैसे अंदर से मैं हल्का होता जा रहा था। और उसके बाद जो है, मैंने रिजाइनमेंट पार्ट 1 मैंने पूरा किया। फिर उसके बाद उसने मुझे एक प्रेयर दिया कि भाई ऐसा प्रेयर तू लिख ले कि अभी भगवान से मांग कि भगवान उनको सब दे दे, पैसा दे दे, प्रॉपर्टी दे दे, जो मेरा जिंदगी में मुझे चाहिए ना, तो वो उनको दे दे, उनको मिलने दे, उनको खुश रख, उनको एकदम जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ दे दे। मेरे को अभी कुछ मत दे तू भगवान। साला मेरे को वो स्पॉन्सर के ऊपर गुस्सा आ गया। बोला भाई ये बंदा क्या चीज है, साला मेरे को बोल रहा है जिन लोगों की मैं वाट लगाना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैं अपने नजर के सामने नहीं खड़ा करूं, जो लोग इस दुनिया से उठने चाहिए, और ये बोल रहा है कि उनको दे दे सब कुछ। अरे कैसे पॉसिबल है? और भगवान सच में सीरियस हो गए और उनको दे दिया और मेरे को भिखारी रख दिया, तो मेरा जिंदगी कैसे आगे मैं गुजारूं? तो बोला कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो उसने बोला भाई सिर्फ 2 हफ्ता कर ये प्रेयर, उसके बाद कर मत कर, तो तेरा तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि मैं 7 साल हो गए, मैंने 12 कदम लेके, 8.5 साल हो गए ये में आके, लेकिन आज भी 7 साल हो गए। आज सवेरे भी मैं वो प्रेयर किया, जैसे मैं उठा वैसे, क्योंकि क्या पता मेरा खोपड़ी कब गर्म हो जाए, किसके ऊपर मेरी सटक जाए और मैं गुस्से में आके साला मेरा आपा खो बैठू। उसने तो सिर्फ 2 ही हफ्ते बोला था मुझे, लेकिन वो प्रेयर ने मुझे है ना एक अलग ही लेवल पे लेके गई यार। वो प्रेयर, वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। मैं सिर्फ वो अनुभव बता सकता हूँ आपको। ये मैंने महसूस किया, ये महसूस करने का ही तो प्रोग्राम है, आध्यात्मिक अनुभूति लेने का ही तो अनुभव करने का प्रोग्राम है ये। तो ये तो हो गया रिजाइनमेंट पार्ट 1। फिर रिजाइनमेंट पार्ट 2 आ गया। अभी ये थोड़ा सा अलग था। इसमें था कि लोगों की गलतियों को अभी हमने देखा, उनको साइड में रख के, सॉरी दोस्तों फिर से फोन आ गया। अच्छा आवाज आ रही? हेलो, आ रही है। सॉरी सॉरी। तो रिजाइनमेंट पार्ट पे जैसे ही मैं आया, वैसे मैंने एक बात इधर नोटिस किया कि भाई अभी तक मेरी जिंदगी में कभी मैंने ये वाला पार्ट कभी है ना किया नहीं था, क्योंकि लोगों की गलतियां तो मैं फटाफट बता दिया मेरे स्पॉन्सर को, लेकिन जैसे मेरी बारी आई तो दुम मैंने है ना डाल दी मेरे भीतर। मैं, मैं बोला मेरी मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? तो स्पॉन्सर बोला भाई एक दिन ले ले तू, और तो सोच के फिर वो लिख ले उधर। तो जैसे मैं लिखने के लिए बैठा, सोचने के लिए बैठा दोस्तों, तो मेरी एक एक गलतियां मुझे दिखाई पड़ी। जैसे कि मैंने वाइफ का नाम लिखा था, वहां पे बहुत उसको बहुत तंग किया। उसके बाद मेरी सास का नाम था, उसको तो मैंने गालियां दी थी। मेरी माँ का नाम था, मैंने तो उसको मारा था। मेरे बच्चे, मेरी लड़की का नाम था, उसका तो मैंने बचपन ही छीन लिया था। तो ये सब चीजें सामने आने लग गई, और उसके बाद जो है
और भी मैं हल्का महसूस करने लग गया, और भी मैं ना थोड़ा सा है ना बेटर फील करने लग गया। और दोस्तों मैं कुछ अलग ही लेवल में चला गया वो टाइम पे। शायद इसे तो ए में आध्यात्मिक अनुभव बोलते रहेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति वगैरह। तो बहुत बहुत करना जरूरी है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी कचरा लेके घूम रहा है ए में, और मुझे लगता है कि मैं मरते दम तक सोबर हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मैं मेरी जिंदगी साफ नहीं करता हूँ ना, तब तक मुझे जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ मिलनी ही नहीं है। कितना भी साल ए में रहूं मैं, कितना भी साल, अभी तो सिर्फ 8.5 साल हो गए, चलो ठीक है, 80 साल भी रहूंगा ना इसके बाद, 80 साल, तो भी वो अंदर से मैं नहीं फील कर सकता जो मैं मुझे इस चौथे और पांचवें कदम ने फील करवाया। और वो भी झटके में, एक झटके में। वो भी कितना दिन लगा यार, 21 दिन लगा मुझे 12 कदम पूरा समझ के लेने के लिए, और चौथा पांचवा कदम सिर्फ एक हफ्ते में लेने के लिए। इतना आसान तरीका मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना शायद मुझे उसी टाइम पे लगने लग गया। मैंने ये बात स्पॉन्सर को भी कही मेरे, शायद मैंने, कि मैंने उसको बोला कि यार, बोला शायद इसी अनुभव के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है कि क्या होता। नहीं तो इतने एक्सीडेंट हो गए मेरे, साला इतने कांड किए मैंने लाइफ में, ये तो मैं जेल में चाहिए, या तो फिर मैं मरा हुआ चाहिए। लेकिन मुझे जिंदा रखा क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव कराना था मुझे। बहुत अच्छा फील हुआ। तो बस ठीक है, अभी ये तो हो गया, फिर आगे क्या? मुझे डर का सूची मैंने बनाया। मेरे भीतर जितने भी छोटे मोटे बड़े जितने भी डर थे ना, वो सब मैंने लिख के ले लिए। मैं बोला भाई अभी हल्का होना ही है तो भाई पूरी तरह से बोलो, कुछ भी अभी भीतर रखना नहीं है मेरे। क्योंकि कोई भी अनुभव अगर मैं पीछे छोड़ता हूँ जानबूझ के, तो वही अनुभव आगे शराब पीने के लिए मुझे है ना काफी हो गए। ये मेरा स्पॉन्सर ने बोला था मुझे, भाई तेरे को रखनी है बात तो रख तेरे पास, मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन उसी अनुभव के वजह से अगर तू लाइफ में कभी पिया ए में आके, मतलब ए में बहुत साल तक टिका है और बाद में पिया शराब ना, तो भाई मेरे को मत बोल, क्योंकि मैंने तो बोला था उधर, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ये 3 चीजें चाहिए चौथा और पांचवा कदम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सारा खुद से ऑनेस्ट नहीं था, मैं भगवान को भी टोपी पहना वाला बंदा था। इसीलिए चौथे कदम के बाद पांचवें कदम में उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक डाला हुआ है, अन्य मानवीय व्यक्ति, थर्ड पर्सन। क्योंकि मैं खुद के पास, भगवान के पास तो बोल दूंगा, लेकिन किसी इंसान के पास बोलना बहुत, मतलब बहुत कलेजा बड़ा करना पड़ता है। खुद का अहंकार है ना पिछवाड़े डालना पड़ता है मेरे जैसे शराबी को। और वो पूरा है ना नम्रता से, पूरा है ना विनम्रता से मुझे पूरे अनुभव है ना साझा करने पड़ते हैं मेरे स्पॉन्सर से। जैसे कि मैंने बोला अभी, फियर का मैंने चार्ट बनाया, वो भी बताया, रीजन लिखा, कारण लिखा क्यों मैं डरता था। अभी जैसे शराब से भी मैं डरता था ये में आने के बाद, लिखा उधर दारू, शराब, और रीजन मैंने लिखा कि मैं फिर से शराब पीऊंगा। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये में आने के बाद मुझ में डरा हुआ था मैं फिर से स्लिप हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कांड किए हुए शराब पीने के बाद, वो मुझे ना फिर से सताने लगे थे कि यार शायद मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, ये शायद मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर, ऐसा लगने लग गया था मुझे डर। और उसके बाद जो है दोस्तों, इंटरेस्टिंग मोड आया, वो था सेक्स इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री के लिए ना साला मैं बहुत बहुत मतलब ध्यानपूर्वक नहीं क्या नाम लिखे मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जैसा शराबी कि बहुत चालाक और चतुर रहता है। और जो अनुभव मुझे बताने हैं ना वो मैं बताता हूँ, लेकिन जो नहीं बताने हैं ना वो बहुत ही प्यार से ना छुपाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो पूरा निर्वस्त्र होना था, मतलब फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली तो निर्वस्त्र होना था। मेरे भीतर जो भी मैंने कांड किए है ना मेरी लाइफ में, जिन जिन औरतों को, लड़कियों को मैंने फंसाया मेरे प्यार की जाल में, और उनका कैसा फायदा उठाया, ये सब मुझे है ना चीजें ना कभी पता चली जब मैंने ये चार्ट लिखा, उनके नाम लिखे, रीजन लिखा, और किस प्रकार से आगे मुझे बढ़ना है उसका भी
एक कॉलम है उसके अंदर, तो वो भी लिखा। ये सब बातें मैंने जब मेरे स्पॉन्सर को बताई ना दोस्तों, तब मुझे मेरा खुद का एक अलग ही एंगल पता चल गया कि भाई तू जो दिखता है वो है ही नहीं है, और वो जो नहीं है ना वो तू दिखाना चाह रहा है लोगों को। इसी वजह से मैं ए में आने के बावजूद भी, शराब रुकने के बावजूद भी, भीतर से, अंदर से काम नहीं था, शांत नहीं था। और शायद यही कारण मुझे शराब की ओर है ना आहिस्ते आहिस्ते ढकेले जा रहा था। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं ए में टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, ए में मैं अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। और ए में आने के बाद भी साला मैं खुद की जान से खेल रहा हूँ। कितना बड़ा जोक है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि भाई आगे मेरा क्या होगा। जो मैंने पिछला कांड किया हुआ है वो तो मैं कभी एक मीटिंग में, प्लेटफॉर्म में ज्यादा कुछ शेयर भी करता नहीं था। और जब भी शेयर करने का मौका आता था तब 5 मिनट मिल जाते थे। तो क्या मेरा लाइफ घंटा कैसा शेयर करूं मैं उधर, क्या क्या शेयर करूंगा उधर। जो भी भीतर छुपा हुआ है वो तो मैं बाहर निकलता नहीं था एक ही प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा मंच है ना, लोग क्या कहेंगे, फिर से वही दिमाग में मेरे ख्याल आता था। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये चौथा कदम बहुत टॉप सीक्रेट रखा। पांचवा कदम किसी इंसान को, भगवान को और खुद को बोलने के लिए, बताने के लिए। तो सेक्स का इन्वेंटरी तो हो गया मेरा, मैंने तो बता भी दिया उसको, मेरे स्पॉन्सर को। फिर उसके बाद आया लास्ट पड़ाव, और जो था मेरी वजह से किन किन लोगों को नुकसान हुआ है। अभी ये चार्ट जो है ना वो बहुत डिफरेंट था, अलग अलग था। क्योंकि तो मैंने अभी तक जो भी चार्ट बोले, रिजाइनमेंट पार्ट 1, रिजाइनमेंट पार्ट 2, और फेयर इन्वेंट्री और सेक्स इन्वेंट्री, इन चार्ट में या इन जो भी कॉलम में जितने भी नाम आए, ये एक भी नाम इस चार्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा यूनिक चार्ट था। उसमें था मैंने किन किन लोगों को हानि पहुंचाई है, जैसे कि पैसों के मामले में, या बेइज्जती करना लोगों की, या फिजिकली उनको टॉर्चर करना, उनको मारपीट करना। इन लोगों के सूची में मेरे बहुत सारे नाम आ गए उधर भी। और जैसे ही मैंने वो नाम लिखे वैसे उसके, क्योंकि नाम लिखा है तो रीजन तो आएगा ही, कारण तो आएगा, बिना कारण तो मैं लिखूंगा नहीं नाम। तो वो नाम सब आए। अभी वो नाम आने के बाद मैंने मेरे स्पॉन्सर को बताया किसके पैसे देने, भाई पैसे लिख दिए, किसकी माफी मांगनी वो सब लिख दिया। क्योंकि वो तो प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि किया है, क्या बोलते हैं, लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तो ये तो बेस है प्रोग्राम का। क्योंकि टीटी बॉक्स में तो मुझे कोई पैसा देगा नहीं उधर की, चल भाई बहुत उधारी कर ली तूने ए में आने से पहले, ये टीटी बॉक्स के हम लोग सब ए मेंबर मिलके तेरी उधारी चुकाएंगे। तो ये तो होने वाला नहीं है, तो मुझे ही चुकानी है उधारी। क्योंकि सामने अगर बंदा आता है मेरे, और उसको मुझे पैसे देने हैं ना, तो मैं नजर को नजर नहीं मिल जाता था। मुझे डर लगता था कि वो 4 लोगों में मेरे इज्जत नहीं, क्या पूरी वाट लगा देंगे पूरी इज्जत की। तो इतना ही डर है तो साला दे डालना उसका पैसा, क्यों रखा है, ये लॉजिक है ना। मुझे अगर सीना तान के अगर जीना है ना जिंदगी, तो मुझे है ना सबसे पहले मैंने जो जितने भी किए ना उल्टे सीधे काम, उसको सबसे पहले सीधा करना पड़ेगा। ये का प्रोग्राम है। बहुत मतलब बहुत है ना, मुझे लगता था टेढ़ा है, लेकिन ये है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। ये मेरे जैसे शराबी को लाइन पे लाता है। जो मेरा एटीट्यूड था ना, एटीट्यूड वो अपने आप ग्रेटिट्यूड में कब बदल गया वो मुझे पता नहीं चला। इतना सॉलिड प्रोग्राम। क्योंकि जब मैं लोगों की लिस्ट लिख रहा था, जिन जिन लोगों से पैसे लिए, उनकी माफी कैसे मांगनी है, उनको पैसे कैसे देने, तो मैं प्रिपेयर हो रहा था उसी टाइम पे मेंटली। मैं भीतर ही भीतर शांत हो रहा था, शांत तो हो रहा था, लेकिन मुझे रास्ता भी मिल रहा था कि भाई कैसे टैकल करने हैं आने वाले समय में।
तो ये पूरा विजन क्लियर हो जाता है, पूरा पिक्चर जो है ना, इधर इंटरवल जैसे होता है ना, चौथा पांचवा कदम तो इंटरवल है, जैसे इंटरवल हो जाता है तो वैसे तुरंत पता चल जाता है कि भाई आगे किस प्रकार से मुझे मेरा सोबराइटी गेन करना है, मुझे आगे किस प्रकार से हर एक चीज को टैकल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया मेरा चौथा कदम पूरा, मैंने लिखा और मैंने एक तरफ से बताया भी मेरे स्पॉन्सर को। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पॉन्सर के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि अभी चलो ठीक है, खुद के पास, ईश्वर के पास, हायर पावर के पास और अन्य मानवीय व्यक्ति, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरे इंसान के पास मैंने मेरे जो कुछ भी मैंने गलत सलत काम किए हुए पूरी लाइफ में, वो मैंने पूरे के पूरे ऑनेस्टली उसको बता दिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैं किसको बता रहा हूँ, मेरी भीतर की चीजें जो भी हो गई है मेरी लाइफ में, जो भी मैंने कांड किए हुए, जो भी मैंने मैटर किए, जो मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता हूँ, वो चीजें मैं किस इंसान के सामने टॉप सीक्रेट जिसको बोलते हैं वो ओपन कर रहा हूँ। तो उस इंसान को अपने फेलोशिप में बोलते हैं स्पॉन्सर, और वो स्पॉन्सर मैंने चुना आप लोगों के बीच में ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा फोर्थ स्टेप मेरी वाइफ को सुना भी दे दिया, मेरा स्पॉन्सर मेरी वाइफ भी रहेंगी, तो शायद वो जैसे ही मेरा चार्ट पूरा खत्म हो जाता था वैसे मेरे को डिवोर्स का पेपर आ जाता था। तो मैं मेरी वाइफ को तो मेरी डेयरिंग नहीं होगी उसको बताने की, चलो ठीक है, अभी कोई दोस्त को भी नहीं बता सकता, उतना मेरा स्ट्रांगली बॉन्ड भी नहीं है किसी मेरे दोस्त के साथ बाहर की दुनिया में। ए में मेरे को एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे ना 12 स्टेप प्रोग्राम लिए हुए बहुत सारे बंदे हैं मुझे, जो कि वो जो कि वो मेरे सीक्रेट अपने भीतर छुपाए रखे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं जिसको भी मेरी चौथा कदम बताना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ त्या घरामध्ये आम्ही येतो म्हणतो, चौथा कदम जिसको भी मैं बताना चाहता हूँ, वो इंसान जो है ना, वो ऑलरेडी प्रोग्राम पे हो, ऑलरेडी उसके भीतर इतनी ताकत हो कि वो आपके जो भी अनुभव आपने साझा किए हुए उसको, वो उसके अलावा तीसरे बंदे के पास नहीं जाने चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छी चीज एक स्पॉन्सर ने मुझे बोली 12 कदम खत्म होने के बाद, सुशांत बोले तुम्हारे पास बहुत सारे मेंबर लोग आएंगे जो प्रोग्राम लेने के लिए, जो अपनी चौथी पांचवी स्टेप तुम्हारे पास लेंगे। तो मैं बोला शायद आ भी सकते हैं, और ग्रेस ऑफ गॉड वो बहुत आज भी मैं करता हूँ, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ 12 स्टेप, उसको ही 12वां कदम बोलते हैं। ए में 12वां कदम क्या है कि दूसरों को 12 स्टेप प्रोग्राम बताना, ये 12 स्टेप हो गया, 12 स्टेपिंग हो गया, सॉरी 12 स्टेपिंग बोलते हैं उसको। तो ये 12वां कदम। मेरा स्पॉन्सर ने बोला सुशांत, अगर तुम्हारे पास कोई ए मेंबर अपने टॉप सीक्रेट्स बता रहा है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर उससे भी ज्यादा भरोसा कर रहा है, तो उसका भरोसा मरते दम तक कभी भी तोड़ना मत। और जितने भी अनुभव तुमने उसके सुने ना चौथे पांचवे कदम में, वो तुम मर जाएगा ना तब तेरे साथ ऊपर जाने चाहिए। वो किसी को भी है ना, यहाँ पे वो एक भी बात इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। तो आज भी है ना, इसीलिए शायद ए को एल्कोहलिक्स एनोनिमिटी जो बोलते हैं ना, बहुत ये संभालना बहुत जरूरी है मेरे जैसे मेंबर को, ये मेरा यार दायित्व है ये। तो पांचवा कदम हम जिसको बताएंगे ना, वो बंदा भाई सॉलिड होना चाहिए, उसके पास वो सहन शक्ति चाहिए जो आपके अनुभव सुन ले। और अगर सामने वाला मेरा स्पॉन्सर मुझे
चेतावनी देता रहेगा, या तो फिर सलाह देता रहेगा, या तो फिर कुछ नुस्खे बताता रहेगा, ये नहीं वो कर, ऐसा नहीं, फलाना कर, ये कर, डिम कर, तो भाई वो समझ लेना वो स्पॉन्सर के लायक नहीं है। क्योंकि कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी मार्गदर्शक कभी भी अपने स्पॉन्सी को आदेश नहीं देता है, सलाह कभी भी नहीं देता है। वो स्पॉन्सर मतलब पर्सनल एडवाइजर नहीं होता है। स्पॉन्सर मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं रहता है। स्पॉन्सर मतलब लीगली एडवाइजर नहीं रहता है। कुछ भी तरीके से वो कुछ भी एडवाइस नहीं करता है। वो केवल और केवल अपने अनुभव से 12 कदम बताता है। 5वें कदम में बस सिर्फ और सिर्फ उसका रोल एक ही रहता है, और वो रोल है तुम्हारी स्टोरी सुनना। चौथे कदम में जो कुछ भी लिखा है वो सब सुनना। वो कभी भी बीच में टोकता नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने कभी बीच में टोका नहीं। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कभी भी बताया नहीं तू गलत है यहाँ पे, ये यहाँ पे तू सही है, या तू सही जा रहा है, तू गलत जा रहा है, तू जो बोलेगा मैं सुन लूंगा। उसने एक ही भूमिका बहुत ऑनेस्टली निभाई, और वो है मेरा फोर्थ स्टेप पूरा का पूरा सुन लिया। उस दरमियान उसने कभी भी मुझे कुछ भी पर्सनल एडवाइस किया नहीं, ना उसके बाद किया, ना उसके पहले किया, और ना आज भी कर रहे हैं। ये होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का एक ही रोल है, 1 से लेकर 12 कदम बताना, दैट्स इट। उसके अलावा वो फालतू के कमेंट्स पास नहीं करता है, वो फालतू का वो कुछ भी इंटरटेन नहीं करता है। ये मैंने समझा हुआ स्पॉन्सर है। ये में बहुत सिंपल और नॉर्मल रहता है वो बंदा। उसका रोल यही रहता है। स्पॉन्सर मतलब सिर पे बिठा के उसको पूरे ये फेलोशिप में घुमाने वाली चीज नहीं है वो। स्पॉन्सर मतलब भगवान तो है ही नहीं भाई, वो बेवड़ा है। और बेवड़ा क्या है मेरे जैसा ही है वो। बस उसके और मेरे बीच में एक ही अंतर था। मेरा स्पॉन्सर ने मुझे ये बात बताया, सुशांत तेरे और मेरे बीच में एक ही अंतर है, तू एक स्टेप सिर्फ नीचे और मैं एक स्टेप सिर्फ ऊपर हूँ। वो कैसे? क्योंकि मेरे पास वो रिकवरी प्रोग्राम है, तेरे पास नहीं है। जिस दिन तू वो रिकवरी प्रोग्राम 12 स्टेप प्रोग्राम पूरा करेगा ना, उसी दिन उसी क्षण तू मेरे लेवल में आ जाएगा। मतलब हम दोनों के बीच में स्पॉन्सर स्पॉन्सी का बंधन नहीं रहेगा। हम लोग एक अच्छे दोस्त, एक एक अच्छे फेलोशिप के मेंबर्स बन के इसके बाद हम लोग मरते दम तक रहेंगे। आज मेरा स्पॉन्सर नहीं है, वो केवल और केवल मेरा अच्छा दोस्त है। मैं कभी भी उससे कभी भी कुछ भी एडवाइस नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता मैं उससे एडवाइस। हाँ, कुछ पर्सनल काम रहेगा मेरा, कुछ अगर उसके पास उसका जवाब रहेगा तो ही मैं उसको फोन करता हूँ। मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम में कब मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ बात की है, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने ही मुझे उसी टाइम बता दिया कि भाई तेरा डिपेंडेंसी तेरे हायर पावर के ऊपर गिरना चाहिए, उस बिग बुक के ऊपर गिरना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। क्योंकि मैं तो शराबी हूँ। कल जाके अगर मैं बेवड़ा मारने के लिए बैठा किसी बार में, और मैंने तेरे को बोला ए सुशांत आजा भाई तेरा स्पॉन्सर स्लिप हुआ है, तो तू आएंगे कि उस बार में दारू पीने के लिए? मेरे साथ बैठेगा कि एक एक पैक लगाने के लिए? मैं बोला भाई तू तेरा लाइफ जी, मेरे को मेरा लाइफ जीने दे। बस वो बोला इतना, कीप इट सिंपल, टेक इट इजी, कीप इट सिंपल रख भाई, तू तेरा जिंदगी जी, मेरे को मेरा जिंदगी जीने दे। 12 कदम खत्म, उसका रोल खत्म। आज हम लोग एक अच्छे मित्र है, अच्छे दोस्त है। ये मुझे बहुत प्राउड फील होता है मेरा स्पॉन्सर के ऊपर, क्योंकि उसने मुझे बांध के नहीं रखा भाई। मुझे बांधने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरी जिंदगी में मुझे बहुत से लोगों ने बांधने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी की नहीं सुना। मैं ऐसा प्राणी हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं लोगों के अनुभव से कम और खुद के अनुभव से ज्यादा सीखता हूँ। और आज भी मैं अपने अनुभव से सीखता हूँ। मैं गलत करता हूँ तो गलती से भी सीखता हूँ, मैं ढंग से करता हूँ तो उसका तरीका भी है ना अलग रहता है। मेरा स्पॉन्सर ने बहुत क्लियर कट बता दिया
कि भाई तुझे अगर जॉय फ्री और हैप्पी लाइफ जीनी है ना तो मेरे ऊपर डिपेंड मत रहे। तो मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, मेरी अगर कोई गलती तुझे तेरी नजर में आ जाएंगी तो तेरा मन बैठ जाएगा, क्योंकि मुझे भगवान समझने की तू कोशिश भी मत कर। इसीलिए स्पॉन्सर जो है उसका रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है ना इस 12 कदमों में, वो एक ही रहता है, और वो ये है जो मैंने मेरे स्पॉन्सर से महसूस किया, वही मैं आपके साथ अनुभव साझा करूंगा। स्पॉन्सर का रोल, अहम रोल एक ही रहता है, और वो रोल है अपने स्पॉन्सी का हाथ पकड़कर। मतलब मेरा हाथ मेरे स्पॉन्सर ने एक हाथ में पकड़ा है, और मेरा स्पॉन्सर का दूसरा हाथ उस भगवान के हाथ में है। उस भगवान का और मेरा हाथ मिलाकर देना, ये होता है स्पॉन्सर का काम। जैसे ही मुझे मेरा हायर पावर मिल गया, जैसे ही मुझे वो आध्यात्मिक अनुभव मिला, जैसे ही मुझे आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुआ, वैसे ही मेरा स्पॉन्सर हट गया बाजू में। उसको एक बात पता चल गई, भाई इसको मिल गया अपना रास्ता, अभी निकल लो पतली गली से, इधर रुक के कुछ मतलब नहीं है। उसी दिन से आज तक मैं मेरे हायर पावर के टच में हूँ, इसीलिए सोबर हूँ। मेरा स्पॉन्सर केवल और केवल माध्यम है, मेरा डेस्टिनी अलग है। मेरा स्पॉन्सर मेरा डेस्टिनी नहीं है। मेरे स्पॉन्सर ने जो डेस्टिनी बताई ना हायर पावर की, वो है मेरी डेस्टिनी। बिग बुक में लिखा आहे, जास्तीत जास्त लोकांची सेवा करणे आणि परमेश्वराची सेवा करणे, हेच माझ्यासारख्या बेवड्यासाठी अभिप्रेत है। ये मराठी का वर्ड है, अभी हिंदी में बहुत यार वो मगजमारी हो जाएगी, मेरे को समझ में नहीं आया क्या है वो, लेकिन बहुत क्लियर कट और सिंपल लफ्जों में लिखा हुआ है कि भाई तुम भगवान के टच में रहो, हायर पावर के टच में रहो, तो अपने आप शराब से दूर रह जाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे आज, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस सिंपल प्रोग्राम दिया है, सिंपल तरीके से फॉलो करता हूँ। कुछ उसको आड़ा टेढ़ा इधर उधर घुमाओ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं आज। सिंपल तरीके से प्रोग्राम फॉलो करता हूँ, और आज की तारीख में मैं बिना शराब पिए भी जॉय और फ्री और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ यार। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डिप्रेशन में जब था ना 1.5 साल के बाद, मुझे लगा भाई मेरा विकेट पड़ने वाला है, लेकिन क्या यार वो बंदा मिला मुझे, वो स्पॉन्सर था, उससे धाड़ 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 एक के बाद एक मेरे को प्रोग्राम ही पूरा सल्टा दिया उसने 20-21 दिन में। वो खुद भी हट गए बाजू में। देखो, सोचो ये होता है स्पॉन्सर का ताकत, ये होता है स्पॉन्सर, ना कि वो अपने पल्लू से बांध के रखता है स्पॉन्सर को। वो तो यार तो गुलामगिरी हो गई ना। मैं तो गुलाम नहीं हूँ, किसी के बाप को नौकर तो नहीं। मेरा स्पॉन्सर ने अगर बताया रहता तो भाई उसको मैंने फाड़ के रख दिया रहता था अभी तक। तो दोस्तों ये है चौथा पांचवा कदम, जो मैंने खुद अनुभव किया, और जो मैं अनुभव किया वही आपके साथ अनुभव साझा किया। इतना सिंपल और आसान तरीके से, आसान आसान लैंग्वेज में एकदम सॉलिड प्रोग्राम यार। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था चौथा पांचवा का पायरी, लेकिन बहुत सिंपल है। मानो वो शराब पीने से पहले होता है ना कि अरे यार कड़वी रहेंगी वो, अरे यार वो दारू पीने के बाद लोग गटर में गिरते, बाप रे, अरे बाप रे, उसका तो पूरा जिंदगी तहस नहस हो गया, बाप रे शराब बहुत बेकार चीज है। ये तो मैं शराब पीने के पहले बोलता था, मैं मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा बाबा, बहुत बेकार रहती है। लेकिन जैसे ही वो घूंट भीतर गया मेरे, वैसे किक लगने लगे, क्या आनंद देती है शराब, कितना शांति महसूस होता है, कितना दुख हल्का हो जाता है मेरा शराब पीने के बाद। ये कब मैंने महसूस किया, जब मैंने पिया, जब मैंने अनुभव किया, तब जाके पता चल गया कि शराब क्या चीज है। वैसे ही दोस्तों प्रोग्राम भी सेम वैसा ही है, जब तक मैं लेता नहीं तब तक उसका किक पता ही नहीं चलता है, वो तो पड़ा हुआ है पुस्तक में। ये है प्रोग्राम दोस्तों। तो
दोस्तों धन्यवाद इस पायनियर ग्रुप का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आप सभी भाइयों का जो आपने शांति से सुना मुझे। थैंक यू दोस्तों। रुकता हूँ मैं। गुड नाइट। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।